डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं और जो आप अगर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए, और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Predict the direction of induced current in the situation described by the following figures. Situations are described by the figures. We have to find the direction of induced current. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। आप देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। यहां क्या है? साउथ पोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल। कॉइल इज अ कंप्लीट सर्किट। तो क्या होगा अगर आप इस साउथ को उसके पास ले जाएंगे? तो क्या होगा? यह उसका अपोज करेगी। अपोज क्यों करेगी? क्योंकि इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने पर अपोज करेगी। अपोज करेगी तो यह भी साउथ की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि साउथ और साउथ रिपेल करता है। तो यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यह साउथ पोल की तरह कब बिहेव करेगा? जब करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में हम यहां से देखें, इस डायरेक्शन में देखिए, दिस इज अवर आई, वी आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यह क्लॉकवाइज करंट हो। आप देख सकते हैं, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। अगर आप सामने से देख रहे हैं और आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जिस फेज में करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के। तो इस मैग्नेट के लिए यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो साउथ और साउथ रिपेल करेगा। इसका मतलब यह कॉइल जो होगी, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वह क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा मतलब इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं यह इस तरह से है। तो डायरेक्शन जो होगी वो होगी क्यू आर पी क्यू। क्यू आर पी क्यू इस क्यू आर पी क्यू। This is the direction of induced current in this particular coil. और अब हम फिर से देखते हैं, यहां पर साउथ पोल अगर आप उसके पास ले जा रहे हैं, तो साउथ पोल अगर उसके पास ले जा रहे हैं कॉइल के, तो यह कॉइल उस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगी, क्योंकि उस मैग्नेट की मोशन से इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से होगा जो इस साउथ पोल की मोशन को अपोज करे। और हम देख सकते हैं यह इस तरह से टर्न हो रहा है। इस तरह से टर्न होते होते यहां आया है। अगर आप फिर से इसे इस डायरेक्शन में देखें तो यह साउथ पोल होगा, मतलब इसमें करंट जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा। यह भी साउथ पोल होगा। इसका मतलब करंट होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू, एंड दिस विल लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस द डायरेक्शन लाइक दिस। साफ देख रहे हैं हम, बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें जो करंट होगा वह पी आर क्यू डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस करंट। सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज सर्किट होगा तो ही इंड्यूस करंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां एन पोल, इस एन पोल की डायरेक्शन को देखें तो एन पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है। कॉइल से अगर दूर जा रहा है, इसका मतलब कॉइल के अंदर से लिंक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। और डायरेक्शन क्या है फ्लक्स की, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो कई तरह से समझी जा सकती है और कई तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फ्लक्स इंक्रीज, डिक्रीज, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सीधी सी बात है, अगर नॉर्थ पोल है, अवे जा रहा है यहां से, तो यह किस तरह बिहेव करेगा? यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यह नॉर्थ पोल, अगर यह साउथ पोल होगा कॉइल का, तो यह नॉर्थ पोल
की तरह बिहेव करेगा। साउथ पोल की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्योंकि नॉर्थ पोल को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। वो बोलेगा तू मत जा, तेरे मूव होने से मेरे अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, डोंट मूव, डोंट मूव इन एनी डायरेक्शन। आप इधर भी मत आइए, उधर भी मत जाइए। अगर उधर जाएंगे तो ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ होगा, इसका मतलब इसमें करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम देख सकते हैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो वहां यहां से निकलेगा वह, और यहां से इधर घूम के इस तरह से टर्न हो रहा है ये। तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं वाई जेड एक्स, दिस इज डायरेक्शन वाई जेड एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट इज वेरी क्लियर। तो हम देखते हैं सी वाला पार्ट। सी पार्ट में देखिए की जस्ट क्लोज्ड, यहां एक बैटरी है और इस बैटरी के कारण करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से देख सकते हैं कि जस्ट क्लोज होगा तो इस सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगा, करंट सेटअप हो जाएगा। जो हमारी जो टर्न्स हैं, जो रिंग्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन को देखिए। दिस इज कॉमन एक्सेस और यहां डैश डैश है, यहां डैश डैश है, लेकिन यहां डैश नहीं है, यहां डैश नहीं है। इसका मतलब यह पार्ट जो है इनटू द प्लेन है, यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन है। उसी तरह से यह पार्ट इनटू द प्लेन है, प्लेन के पीछे की तरफ है, और यह हमारे प्लेन से हमारी तरफ है, बाहर की तरफ है। अगर आप यहां से देखते हैं, इफ योर आई इज हियर, what you will see, the current is set up is in clockwise direction. करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यह साउथ पोल हो जाएगा और यहां नॉर्थ पोल होगा। इस साइड से देखेंगे नॉर्थ पोल, इस साइड से देखेंगे साउथ पोल हो जाएगा। और इसमें जो करंट सेटअप हुआ है, यहां नॉर्थ पोल हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां नॉर्थ पोल होगा। क्यों नॉर्थ पोल होगा? क्योंकि उसको अपोज करेगा। इससे जो फ्लक्स निकलेगा इसमें घुसेगा, ये बोलेगा मेरे अंदर फ्लक्स क्यों घुस रहा है, मेरे फ्लक्स को चेंज मत करिए। तो यह उसके अपोजिट फ्लक्स ऑब्वियसली रिपेल करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूर जाने से भी फ्लक्स चेंज से बचा जा सकता है। अगर आप इसे दूर जाएंगे तो फ्लक्स चेंज से आप बच जाएंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, इसका मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा, यह साउथ पोल हो जाएगा। अगर आप फिर से इधर से देखें, इसी साइड से देखें, तो यहां नॉर्थ पोल होने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जो होगा वह होगा y zx. This is y, this is z, this z is out of into the plane and x is out of the plane. Y zx is the direction. So this is y zx is the direction of current in this loop when the key is just closed. यहां देखते हैं हम फिर से restored setting being changed. This is battery और इस बैटरी के कारण करंट की डायरेक्शन यहां देख रहे हैं आप, करंट की डायरेक्शन आप यहां देख रहे हैं। सेटिंग को आप चेंज कर रहे हैं, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, और आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो करंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। साफ दिख रहा है। रियोस्टेट को आप इस पॉइंटर को इस रियोस्टेट के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं जहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में। करंट इंक्रीज होगा तो आप इसी डायरेक्शन से देखिए क्या होगा। करंट इंक्रीज हो रहा था इस डायरेक्शन, देखिए क्या होगा। यह एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है मुझे, एटलीस्ट यस इट इज एंटी क्लॉकवाइज। यह पार्ट मैं अंदर ले रहा हूं, अब यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूं, यह पार्ट इनटू द प्लेन ले रहा हूं, यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूं मैं, जैसा कि फिगर में आसानी से देख सकते हैं हम। अब यहां से मुझे करंट इसमें एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है, मतलब यह नॉर्थ पोल हो गया। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉक करंट, यह हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, इस तरह से देखा जाता है। तो यह साउथ हो गया। करंट इंक्रीज होगा तो इससे प्रॉब्लम होगी, इसमें भी एन पोल डेवलप होगा। यह कहेगा भैया तेरा करंट इंक्रीज हो रहा है, मेरे में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आई वांट टू रिड्यूस द फ्लक्स, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, हमें पता है। तो यह फ्लक्स इसमें घुसेगा, इसमें इंटर करेगा, तो यह फ्लक्स यहां से बाहर निकलेगा। इसका मतलब यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल हो जाएगा। और अगर यह नॉर्थ पोल है तो आप इसमें देखिए, यहां से इस साइड से देखिए साउथ पोल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां से देखिए इस साइड से, तो यह साउथ पोल है, मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा। मैंने कहा था यह अंदर की साइड है, यह लाइन बाहर की साइड है, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। यह बाहर है, यह अंदर है, करंट इस तरह से फ्लो होगा। यहां से देखने पर क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ में क्लॉकवाइज होता है। तो जेड वाई एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जेड वाई एक्स, आप एक्स जेड वाई कहें, वाई एक्स जेड वाई एक्स आंसर गिवन है आपकी बुक में।
तो यह सही भी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। आइए देखते हैं ई और एफ। ई में क्या है देखते हैं कि जस्ट रिलीज्ड। की रिलीज क्या है, मतलब करंट होगा कम। करंट जो था वो इस डायरेक्शन में था, तो करंट रिड्यूस होगा। लेकिन आप देखिए पहले यह किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर मैं जो करंट देख रहा हूं वो एंटी क्लॉक है, इसका मतलब यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और करंट कम हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल की पोलैरिटी कम हो रही है। पोलैरिटी कब कम होती है, जब नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट दूर जाता हो। अगर इसका इफेक्ट आप उसी तरह से ले सकते हैं जैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट है, वो मैग्नेट दूर जाएगा तो एक प्रकार से इस जोन में फ्लक्स जो है वो कम होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन फ्लक्स की अमाउंट कम हो जाएगी। फ्लक्स का अमाउंट कम होगा, इसका इफेक्ट भी तो वही हो रहा है। करंट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है, पोल स्ट्रेंथ है, वो कम हो रहा है आपका। तो इसका इफेक्ट यही होगा। अगर यह नॉर्थ पोल दूर जाता है तो हमने देखा था ऊपर वाली प्रॉब्लम में यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब अब यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, कहेगा कि तू दूर मत जा, करंट कम मत कर, जो है वही रहने दे। तो जो भी इफेक्ट है, बात एक ही है, आप करंट कम करो या इसे दूर ले जाओ। इसको इसकी प्रेजेंस की जरूरत है, इसलिए इसे रोकना चाहता है ये, क्योंकि चेंज नहीं चाहता ये। अगर है तो रुक, नहीं है तो मत हो। दैट इज द रूल। सो दिस इज द नॉर्थ पोल देन। और अगर आप यहां से देखें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, यह एंटी क्लॉक होगा। एंटी क्लॉक होगा तो यहां से बाहर आएगा, यहां से इधर जाएगा। एक्स आर वाई इज द डायरेक्शन, एक्स आर वाई इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दैट इज सिंपल। और एफ, करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट। करंट आई यहां कम हो रहा है, फ्लक्स रेट कम होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, यह जो कॉइल है यह फ्लक्स लाइंस के पैरेलल है, इससे फ्लक्स लिंक जो है वह जीरो है इस कॉइल से, इसलिए ईएमएफ ऑब्वियसली जीरो होगा। जबकि लिंक फ्लक्स जीरो है, जीरो ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज नो लिंक फ्लक्स and there is no change in that flux as well, so it is not inducing any current at all. So EMF induced is zero, the current obviously zero. In this case current is zero, तो डायरेक्शन बताने का सवाल ही नहीं उठता। तो आइए आगे देखते हैं हम। 6.2 use Lange's law to determine the direction of induced current in the situation described by figure. Let us use the Lange's law obviously. A wire of irregular shape turning into shape. This is a wire of irregular shape now going to turn into a circular shape. सर्कुलर शेप में जाएगा तो एरिया इंक्रीज होगा। यह हमारा तरीका है इंक्रीजिंग क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने का। एरिया इज इंक्रीजिंग। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो इस से लिंक फ्लक्स जो है उसकी डायरेक्शन आप देखिए क्या है। क्रॉस हम देख रहे हैं यहां पर, क्रॉस का मतलब फ्लक्स इनटू द प्लेन है, और फ्लक्स अगर इनटू द प्लेन है तो, और यह फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अब यह वायर का एरिया इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट इस तरह से होगा कि यह फ्लक्स इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो इसका मतलब फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ हो, जैसा कि डॉट से बता रहे हैं हम। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाइए आप। यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता, यह होगा आपका थंब, और जो आपकी फिंगर्स है वो बाहर की तरफ आएंगी। इसका मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मतलब फ्लक्स लाइंस आपकी अंदर से बाहर आ रही है। और जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया, अब उसे इंक्रीज नहीं होने देगा ये। तो इसका मतलब यह डायरेक्शन होगी हमारे करंट की, और इस डायरेक्शन को आप लिख सकते हैं ए डी सी बी। ए डी सी बी इज द आंसर। एनसीईआरटी में यहां भी डी लिखा हुआ है जो कि गलत है, मिस प्रिंट है वो। ए डी सी बी इज द राइट आंसर। इसी तरह से अ सर्कुलर रूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। आप देख सकते हैं फ्लक्स लाइन यहां बाहर की तरफ है, और सर्कुलर रूप को आप डिफॉर्म करके एक छोटी सी शेप में ला रहे हैं जो कम एरिया कंसीडर कर रही है। तो एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स लिंक है वो डिक्रीज हो रहा है। अब यहां फ्लक्स बाहर की तरफ है,
और बाहर की तरफ फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस फ्लक्स को इंक्रीज करना होगा। अगर इंक्रीज करना है तो करंट जो होना चाहिए वह इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट होगा तो फ्लक्स लाइन यहां से बाहर आएंगी और यहां से अंदर जाएंगी, यहां से बाहर आएगी, यहां से अंदर जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने एरिया कम किया है तो बाहर आने वाला फ्लक्स जो है वो कम होगा, लेकिन करंट इंड्यूस जो होगा उसके करंट यहां से बाहर आने वाला फ्लक्स मेंटेन रहेगा। तो छोटा जरूर कर लीजिए, लेकिन करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां भी करंट इसी डायरेक्शन में होगा। और इससे आप लिख सकते हैं ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश। दिस इज द डैश बेसिकली, साफ नहीं देख पा रहे शायद आप। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज एबीसीडी और यह आपका ए डैश बी डैश है, न्यू पोजीशन है। दिस इज ऑल्सो ए डैश बी डैश। तो ये डायरेक्शन, दिस इज द आंसर। तो काफी अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं हम। राइट हैंड थंब रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिगर देख के बिना थंब रूल लगाए आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में करंट होगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप पोल की तरह देखें तो दिस इज साउथ पोल, और साउथ पोल को फिर साउथ पोल बनाना है। साउथ पोल है क्योंकि फ्लक्स अंदर जा रहा है, यहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है। दिस इज नॉर्थ पोल बेसिकली, क्योंकि फ्लक्स बाहर आ रहा है तो फिर से इसे नॉर्थ पोल बना के रखना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन आप खुद देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन आप खुद देख सकते हैं आसानी से। तो यह है। आइए आगे देखते हैं हम। 6.3 A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2.0 centimeter inside the solenoid, normal to its axis. This is long solenoid. लॉन्ग सोलोनाइड है, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, और इसमें एक लूप है प्लेस इनसाइड द सोलोनाइड, हैविंग area of this loop is basically 2.0 10 to the power minus 4 meter square. Number of turns in this solenoid is 1500 टर्न्स पर मीटर, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो 1500 टर्न्स पर मीटर होगा। और यह सोलोनाइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं दिस इज द एक्सिस, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है यह स्मॉल लूप। इफ द करंट कैरिड बाय सोलोनाइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2.0 एम्पियर टू 4.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, what is the induced EMF in loop while the current is changing? Induced EMF कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लक्स चेंज, EMF rate of change of flux with respect to time. For this you have to calculate the flux through the loop. लूप में फ्लक्स कितना होगा? लूप का एरिया आपके पास है गिवन, और B ड्यू टू सोलोनाइड भी आपके पास है, तो आपके पास एरिया इंटू बी हो जाएगा फ्लक्स। बी कितना है? म्यू नॉट एन आई इज द बी ड्यू टू सोलोनाइड, और एरिया इज गिवन ऑलरेडी। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा? डी फाई बाई डी टी जो होगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, दिस इज the only quantity that is changing with respect to time, so these constants are outside the derivative, and this is the differential coefficient di by dt. So is माइनस साइन का सिग्निफिकेंस तो हमें पहले से ही पता है, ये केवल डायरेक्शन को बताता है। तो म्यू नॉट दैट इज 4 पाई 10 to the power minus 7 n 1500, and area that is 2 into 10 to the power minus 4 meter square, and di by dt change in current with respect to time. तो di by dt बड़ी आसानी से देख सकते हैं, स्टेडी स्टेट चेंज है, स्टेडीली चेंज है 2 to 4, that means change in current is final current minus initial current, that is 4 minus 2 divided by 0.1, that is 2 divided by 0.1, that is 20. di by dt is 20 ampere per second. That's it. इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको E की जो मैग्नीट्यूड है वह मिल जाएगा। मैं केवल मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं यहां से, तो मैग्नीट्यूड जो होगा, हमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना रहता है नॉर्मली, तो वह होगा आपका 7.5 इंटू 10 to the power minus 6 वोल्ट।
तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान से करना चाहिए। 6.4 a rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of a uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. This is loop with a cut. This is 2 centimeter and this is 8 centimeter. Now I'm taking this is 8 centimeter here, or this is magnetic field perpendicular to the loop. Loop is moving out of the magnetic field. Field is basically given as 0.3 Tesla. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second? V is 0.01 meter per second in a direction normal to the longer side. Direction normal to B shorter side. डायरेक्शन नॉर्मल टू शॉर्टर साइड, दोनों केस में हमें देखना है जब शॉर्टर साइड के नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर आ रहा है या लॉन्गर साइड के नॉर्मल डायरेक्शन में लूप है और वह फील्ड से बाहर आ रहा है. फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस. पहली केस देखिए आप, यह है हमारी पहली केस जब लॉन्गर साइड परपेंडिकुलर है. जब लूप बाहर आएगा तो यह पार्ट तो ऑलरेडी आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यह पार्ट कोई भी फ्लक्स कट नहीं करेगा. इन दोनों पार्ट को देखिए, यह पार्ट फील्ड की फ्लक्स लाइंस के बीच में से कुछ इस तरह से है कि इनकी वेलोसिटी जो है आप देख सकते हैं, जो इनकी स्पीड है, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है और फ्लक्स लाइंस के बीच में से पास हो जाएगी बिना फ्लक्स लाइंस को कट करे. परपेंडिकुलर जरूर है लेकिन यह फ्लक्स लाइंस को कट नहीं कर रहा है. इसे देखिए, यह एक्चुअल है जो परपेंडिकुलर है फ्लक्स लाइंस के और फ्लक्स लाइंस को कट करेगा. और यहां पर ईएमएफ जो होता है वो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला हो गया बीवीएल. बी द फील्ड, वी द स्पीड दैट इज 10 to the power minus 2 meter per second, and L that is the length of the side, that is 8 centimeter, that is 8 into 10 to the power minus 2 meter. So EMF in this case is basically 2.4 into 10 to the power minus 4 volt. और आप देख सकते हैं this is 2 centimeter. जब यह पार्ट यह साइड फील्ड से बाहर आएगी तब EMF जनरेट होगा इस कट के अक्रॉस. नहीं तो क्या होगा, जब यह भी अंदर है तो यह भी EMF जनरेट करेगा. सपोज यहां भी EMF है, यहां भी EMF, दूसरे के अपोजिट होंगे और कट पर जो पोटेंशियल वोल्टेज होगा वो जीरो होगा. लेकिन यह जब बाहर आ जाएगा तो इस पर कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स लाइंस नहीं कट करेगा. केवल इसी पार्ट पर इंडक्शन होगा पूरे लूप के में और इस पार्ट पर EMF जनरेट होगा. तो मोशनल EMF केवल यहां होगा और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, लेकिन जब तक ये अंदर रहेगा तब तक ही होगा और यह रहेगा 2 सेकंड के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज 2 सेंटीमीटर और स्पीड इज वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो यह हम लिखेंगे फॉर 2 सेकंड ओनली. इन दिस केस फॉर्मूला इज सेम. दिस इज E2 दैट इज BVL2. B 0.3, V 10 to the power minus 2 and L that is 2 centimeter, that is 2 into 10 to the power minus 2. Solving this is 0.6 into 10 to the power minus 4. तो वहां भी केवल साइड चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है. और टाइम की बात करें तो यह लेंथ 8 सेंटीमीटर तक अंदर रहेगा. लूप का यह पार्ट 8 सेंटीमीटर तक अंदर रहेगा. जब यह बाहर आएगा उसके बाद 8 सेंटीमीटर और उसे बाहर आने में लगेगा, क्योंकि यह 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और स्पीड हम देख चुके हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है. फॉर 8 सेकेंड्स ओनली. सो दिस इज द आंसर. मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है सीधे. आइए आगे देखते हैं हम. 6.5 A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second. Omega is given 400 radian per second. About an axis normal to the rod passing through its one end. About an axis, the
one end of the rod, and this is the direction of motion. Suppose the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. Other end is in contact with a circular metallic ring like this. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla is parallel to the axis exists everywhere. Axis is passing from here, और एक्सिस के पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वह इस रॉड के रोटेशन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा. अभी हम रोटेशन के परपेंडिकुलर फील्ड ले रहे हैं कुछ इस तरह से. एंड एक्सिस्ट एवरीवेयर, सब जगह पर यह है. कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग. सेंटर और रिंग से अगर यह कांटेक्ट में है तो जो रॉड में मोशनल ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला वही होगा जो हमने थ्योरी में पढ़ा था. एक सिंगल रॉड लेंथ L यहां यूज करेंगे हम. सिंगल रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड with angular velocity omega. The EMF developed between center and the end of the rod is given by B omega L square by 2. This is the formula that can be used here. तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा पूरी रिंग पे हो जाएगा. तो सेंटर और रिंग के बीच पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर और रॉड के एक एंड के बीच में है. तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होगा. EMF that is B 0.5, omega that is 400 and L that is 1 square by 2. So E is basically 100 volt. Very simple question, fully formula based है और यह थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसे डिटेल में डिराइव नहीं कर सकते हम. तो आगे देखते हैं. 6.6. A circular coil of radius 8 cm 20 turn is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second. This is the direction of vertical diameter suppose, and there is a coil like this and speed is there, omega is given there. In a horizontal magnetic field of magnitude 3.0 10 to the power minus 2 Tesla. This is the direction of magnetic field, this is the axis, this is the coil, and this is the horizontal magnetic field. So everything is given. B is given, omega is given, R is given, N is given, capital N is given. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil. Current find करना है और average और maximum EMF find करना है. Calculate the average power loss due to Joule heating. Where does this from? सर्कुलर कॉइल का यह एग्जांपल सीधे सीधे जनरेटर का जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है जिसे ई नॉट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एन ए बी ओमेगा का सीधा सीधा एप्लीकेशन है. एन दैट इज 20, एरिया ऑफ द कॉइल दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इज 0.08 square into B. Field is there 3.0 10 to the power minus 2 Tesla and omega is given as 50 radian per second. Solving this value NAB omega, we can get the value of EMF, magnitude of EMF, that is the max EMF. लिखना चाहिए एक बार फिर अगर आपको याद नहीं हो कि E नॉट का मतलब the maximum EMF across the circuit, in the circuit. 0.603 volt is the answer here. अगर आप इन कॉइल्स के वायर्स को बाहर कनेक्ट करके देखें तो आपको एक वोल्टेज मिलेगा 0.603 जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगी और यह एक साइनसोइडल वोल्टेज होगा. अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं और ईएमएफ जो एवरेज होगा वो 0 होगा क्योंकि यह एक साइनसोइडल वेवफॉर्म होगा और इसकी डेरिवेशन हम देख ही चुके हैं. फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वह एन ए बी होगी, एन ए बी कॉस थीटा होगी इनफैक्ट, और थीटा को आप लिखेंगे ओमेगा टी. तो ईएमएफ होगा इसका डेरिवेटिव मतलब एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू यह होगी जो कि हम लिख चुके हैं. तो साइनसोइडल वोल्टेज होगा, इसका एवरेज एक साइकिल में 0 होता है. यह पॉजिटिव वैल्यूज होगी, यह नेगेटिव वैल्यूज होगी. एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी 0. तो करंट देखते हैं. आई नॉट, द मैक्सिमम करंट विल बी ई नॉट डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस.
E naught is 0.603 and resistance is 10 ohm. So it is further a smaller quantity, 0.0603 ampere. This is the maximum value of the current. This is also sinusoidal current. Calculate the average power loss due to joule heating. पावर जो होगा अल्टरनेटिंग सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होता है वह यूज होता है, और अल्टरनेटिंग सर्किट अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, जो पावर होगी I इंटू ई का इंटीग्रेशन होगी और हम एवरेज पावर फाइंड करते हैं, तो यह होगी ई मैक्स आई मैक्स डिवाइड बाय 2 या आई आर एम एस ई आर एम एस डिवाइड बाय 2। अल्टरनेटिंग सर्किट्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.603 इंटू 0.0603 डिवाइड बाय, यू विल गेट द वैल्यू 0.018 वॉट, और यही हमारा आंसर है। वेयर डज दिस पावर्स कम फ्रॉम? फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल सोर्स विच रोटेट्स दिस कॉइल, क्योंकि कॉइल के रोटेशन के लिए आपको लगातार किसी टॉर्क की जरूरत होगी और वह एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करेगी लगातार टॉर्क, क्योंकि कॉइल हमेशा रुकने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसे कर्स को वो नलीफाई कर सके। तो मोशन के कारण अगर वो इंड्यूस हो रहा है तो उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करंट। तो मोशन को कंटिन्यूस रखने के लिए आपको एक टॉर्क चाहिए जो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आ सकता है, हो सकता है वो इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल, कोई भी सोर्स हो। तो जनरेटर का प्रिंसिपल है बेसिकली ये सब कुछ। आगे देखते हैं हम 6.7 a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west wire extending from east to west is falling with a speed of 5.0 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। सपोज मैं साइड व्यू देख रहा हूं तो दिस इज सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्थ आपका प्लेन के बिहाइंड है, साउथ आपका प्लेन के सामने है और यह नीचे गिर रहा है। तो ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कट करेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फ्लक्स लाइंस को कट करता है ये 0.30 10 to the power minus 4 Weber per meter square. That is also the unit of magnetic field. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? EMF induced will be simply motional EMF, that will be BVL. आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री है मोशन के, लाइन के और फील्ड के, तो सीधे सीधे BVL यूज होगा। B is 0.30 10 to the power minus 4, V is 5 meter per second and length is 10 meter. Length is 10 meters, so it is 10. Solving this, you will get the value of induced EMF, that will be 1.5 10 to the power minus 3 volt. What is the direction of the EMF? EMF का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो यह रहा हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेकिन हम EMF की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, वो मेरा तरीका है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, और वो तरीका अगर लेफ्ट हैंड रूल से आप देखें, फील्ड इनटू द प्लेन है, मोशन डाउनवर्ड्स है, तो इस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां एक्युमुलेट होंगे, तो यह नेगेटिव और यहां पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, ईएमएफ की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट किया तो यह एक ऐसी बैटरी होगी जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यह पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट। तो ये लेफ्ट हैंड रूल से मैंने फाइंड किया है, जबकि राइट हैंड रूल आपके सामने है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, दैट इज फ्लक्स लाइन, एंड दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। अगर इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में है तो आप ध्यान रखिए करंट कहां से बाहर होता है, करंट बैटरी के पॉजिटिव
प्लेट से बाहर होता है, इसलिए इंड्यूस करंट अगर इधर है तो ईएमएफ की डायरेक्शन भी इधर ही मानी जाएगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बड़े आसानी से देख सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो अपनी अपनी टेक्निक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए वह करना चाहिए। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज में राइट हैंड पाम रूल जो मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से तो हम कर ही रहे हैं। तो एग्जैक्टली सभी फिनोमेना एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि आपको फिनोमेना अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। What end of the wire is at the higher electrical potential? जवाब आपके सामने है, ईस्टर्न एंड। जवाब आपके सामने है। तो आइए आगे देख। 6.8 current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt induced, give an estimate of the self inductance of the circuit. सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप, चेंज इन करंट। चेंज इन करंट जो है वो 0 माइनस 5 है, दैट इज 0 माइनस 5, और टाइम elapsed दैट इज 0.1, सो इट इज minus 50 ampere per second. This is the change in current, minus 50 ampere per second. और इंडक्टेंस की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ एवरेज जो है दैट इज 200 है, माइनस एल, एल की वैल्यू फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी इज माइनस 50, सो एल इज ऑब्वियसली 200 डिवाइड बाय 50 दैट इज 4 हेनरी। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं हम। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change in flux linkage with the other coil? Flux linkage with other coil is given by phi. Phi 2, that is flux linkage with the other coil is called phi 2. That will be mutual inductance into current in the first coil. This is phi is equal to mi, इसे n phi is equal to li भी लिखा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला। n स्मॉल phi is basically कैपिटल phi, मैंने यहां कैपिटल phi लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। That is the flux second coil, that is the magnetic field due to the first coil and number of turns of the second coil. तो यह होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल and magnetic field into area of the second coil. Magnetic field of first coil into area of the second coil, that is the flux link with the one coil, that is phi. So total flux link that is phi 2, that is mi. इसी का हल्का सा डिफरेंशियल कर लेते हैं। आप देखिए तो d phi, this is capital phi, will be equal to m d i1. This is the differential, not differential coefficient, this is just the differential. तो चेंज इन फ्लक्स अगर आपको फाइंड करना है तो यह आपके पास चेंज इन फ्लक्स है, m दैट इज गिवन 1.5 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड di चेंज इन करंट इज 20. चेंज इन करंट इज 20 minus 0 that is change, final minus initial is the change always. This is obviously 30 Weber. There is no use of time here, so this is the answer. 6.10 A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference developed between the ends of a wing having a span of 25 meter? जेट प्लेन जैसा कि आपको पता है उसके विंग्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं। These are the wings. अच्छा सा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं। This is the jet plane moving. When it moves, wings are horizontal. वोल्टेज फाइंड करना है हमें विंग्स के अक्रॉस जिनकी स्पान है 25 मीटर, यहां से यहां तक 25 मीटर है। इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन
of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and the dip angle is 30 degree. जब विंग्स हॉरिजॉन्टल है तो यह वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा, अर्थ के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे कट करेगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट कट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट होगा? बिल्कुल नहीं कट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कट होगा वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा विंग के परपेंडिकुलर होगा। और ईएमएफ जनरेटेड का अगर फॉर्मूला देखें तो यह होगा बी वर्टिकल वी स्पीड एल। तो ईएमएफ जनरेट जो होगा यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, बड़ा आसान है। बी वर्टिकल जो होगा बी वी साइन 30 डिग्री होगा, वेयर 30 इज द डिप एंगल, वी इज द स्पीड दैट इज 1800। तो 1800 को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, जिससे 18 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और लेंथ इज 25 मीटर। कैलकुलेट करते हैं। b इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, साइन थीटा इज 1/2, दिस इज 500 मीटर पर सेकेंड, दैट इज सुपरसोनिक स्पीड। वैसे गलत डाटा है ये, क्योंकि जेट प्लेन की सुपरसोनिक स्पीड तो नहीं होती कम से कम, और सुपरसोनिक है तो ये अच्छी बात है। नॉर्मल प्लेन नहीं, फिर तो ये फाइटर जेट प्लेन होगा, तो बिल्कुल सुपरसोनिक स्पीड होगी इसकी। इंटू 25, solving this we can get the value of the voltage, that will be 3.125 volt, और 2 significant digit तक लेना होगा आपको, that is 3.1 volt। तो बड़ी आसान बात है ये। आइए आगे देखते हैं हम। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फ्लक्स लाइंस कट होगी। अगर प्लेन को हम देखें तो केवल वर्टिकल फ्लक्स लाइंस कट होगी, प्लेन इसके अक्रॉस मूव करता जाएगा, हॉरिजॉन्टल फ्लक्स लाइंस कभी कट नहीं होगी। थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि फ्लक्स लाइंस कट होना चाहिए, जिस तरह से हम एक नाइफ से किसी थ्रेड को कट करते हैं, बिल्कुल 2 पार्ट में, या जिस भी तरह से आप काटना चाहें। तो यह सब डिस्कस हो चुका है। आइए आगे देखते हैं हम। 6.11, suppose the loop in exercise 6.4 is stationary but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced. Is stationary but magnetic field is reduced due to the current that is developing this magnetic field. Gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at a rate of 0.02 Tesla per second. फील्ड की इनिशियल वैल्यू गिवन है और जिस रेट से फील्ड डिक्रीज हो रहा है वह गिवन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इज गिवन, that is dB by dt is given, but it is negative because the field is decreasing, so it is 0.02 Tesla per second. If the cut is joined already, and the loop has a resistance of 1.6 ohm. Resistance is given 1.6 ohm. How much power is dissipated by the loop as heat? How much power is dissipated by the loop as heat? What is the source of this power? We can calculate. Power is basically voltage into current, but we have to find the EMF first and then we'll find the current. What is the flux? If we can calculate the flux, we can calculate the flux change with respect to time. The flux is B into area, while EMF is minus the rate of change of flux with respect to time. Here d phi by dt is derivative of B into A. Area is constant but B is changing, so it is dB by dt. So EMF is minus into area, और एरिया जो है वह है 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 8/2 सेंटीमीटर लूप, 8 इंटू 2 सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया इंटू
Data rate of change of B is minus 0.02. This EMF is 8 into 2, 16, 16 into 0.02, that is 0.32, that is 3.2 10 to the power minus 5 volt. Now current is simply EMF divided by the resistance, and resistance is 1.6. 3.2 divided by 1.6, that is 2 into 10 to the power minus 5 ampere. This is the current, and power is the product of current and EMF, that is 3.2 into 2, that is 6.4 into 10 to the power minus 10 minus 5 power multiply हो जाएगा. This is watt. So power is 6.4 into 10 to the power minus 10 watt. और ये पावर कहां से आ रहा है? फ्लक्स चेंज करने में आपको हमेशा कुछ न कुछ वर्क डन करना ही होता. फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. यू कैन नॉट चेंज द फ्लक्स विदाउट एनी डूइंग एनी वर्क, क्योंकि इस में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स चेंज से हो रहा है, और यह जो है अपोजिट सेंस में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और उस फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा. लेकिन आप फ्लक्स चेंज मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज मेंटेनिंग द फ्लक्स चेंज. नॉर्मली अगर मैं कहूं कि एक मैग्नेट यहां से यहां तक मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और स्पेस में ऐसा हो सकता है आसानी से, क्योंकि मैग्नेट मूव करता चला जाएगा. देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन किसी कॉइल के पास अगर कोई मैग्नेट है और इससे आप मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा? इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ऐसा करंट जनरेट होगा जो इस मैग्नेट की मोशन को रोकेगा. क्यों जा रहे हो? तो इसको मेंटेन करने के लिए, फ्लक्स चेंज को मेंटेन करने के लिए आपको इस मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और यह फोर्स वर्क डन करेगा. दैट मीन्स टू चेंज द फ्लक्स लिंक विद दिस लूप यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी. That is the current, obviously, that is doing that work, that is producing the electric field in the region. So this is the answer. 6.12. A square loop of side 12 centimeter with its side parallel to x and y axes. This is x axis, this is y axis, this is 12 centimeter, and this is also 12 centimeter. The square of 12 centimeter with sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second in positive x direction. This is v, that centimeter per second, in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. Environment ऐसा है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव z डायरेक्शन में. दिस इज x, y एंड z. तो पॉजिटिव z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस तरह से बनाता हूं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव z डायरेक्शन. डॉट से हम डिनोट करेंगे क्योंकि वह xy प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही है, z डायरेक्शन की तरफ है, पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ है. द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम. मतलब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है. इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10 to the power minus 3 टेस्ला पर centimeter along the negative x direction. That means अगर आप 1 सेंटीमीटर नेगेटिव x डायरेक्शन में जाते हैं तो फील्ड 10 to the power minus 3 टेस्ला इंक्रीज हो जाता है. That it is increases by 10 to the power minus 3 Tesla per centimeter as one moves in the negative x direction. That is the point that I am telling कि इधर चलेंगे तो फील्ड डिक्रीज होगा, इधर चलेंगे तो फील्ड इंक्रीज होगा. नेगेटिव में चलेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज होगा. And it is decreasing in time at a rate of 10 to the power minus 3 Tesla per second. Rate of change of फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 10 to the power minus 3 टेस्ला पर सेकेंड. मैंने इसलिए माइनस लिया है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप.
if its resistance is 4.5 मिली ओम। फील्ड जो है वह टाइम के साथ भी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और v 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में चलने से भी फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें यह पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम एक एक फैक्टर को देखें, सिर्फ एक फैक्टर फील्ड ड्यू टू टाइम देखें, तो फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वह होगा एरिया इंटू डी बी बाय डी टी, दैट इज द EMF ड्यू टू द फैक्ट दैट फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एरिया इज 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 144 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी निगेटिव है लेकिन ओवरऑल माइनस भी होता है यहां पर, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके कारण जो ईएमएफ होगा उसे हम फाइंड करेंगे और देखेंगे। फाइनली डायरेक्शंस के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो हम केवल एक फैक्टर के कारण E1 ईएमएफ की बात। यह ईएमएफ होगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बेसिकली, लेकिन मोशनल ईएमएफ भी होगा यहां पर, और मोशनल ईएमएफ दोनों पॉइंट, इस एज में नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा, मोशनल ईएमएफ केवल इन दो साइड्स में होगा, और उसका डिफरेंस आपको फाइंड करते हुए आना चाहिए। मोशनल ईएमएफ डायरेक्शन देखिए क्या होगी। तो मोशनल ईएमएफ के लिए अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखें तो यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा, और यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इनका डिफरेंस एक्चुअली आपको फाइंड करना है। तो इनका डिफरेंस जो होगा वह आपका E2 होगा, दैट इज ड्यू टू फैक्टर दैट फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यहां फील्ड अलग होगा, यहां फील्ड अलग होगा। आप फील्ड का डिफरेंस देख सकते हैं बड़ी आसानी से। फील्ड का यहां अगर आप B1 फील्ड लेते हैं, सपोज B2 फील्ड लेते हैं, इस पॉइंट पर किसी इंस्टेंट पर फील्ड B1 लेते हैं, तो आप देखिए B2 माइनस B1, दैट इज द डिफरेंस ऑफ फील्ड VL। मतलब हम क्या कर रहे हैं, B2 VL यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसमें से सेपरेट कर रहे हैं B1 VL इस ईएमएफ को। तो नेट ईएमएफ जनरेट होगा जो मोशनल ईएमएफ होगा। लेकिन डिफरेंस B2 माइनस B1 क्या होगा, वह इन दो पॉइंट्स के बीच की मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा, और यह डिफरेंस है 12 सेंटीमीटर, और हम पहले ही देख चुके हैं 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर चेंज है। तो यह होगा 12 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर, दैट इज द चेंज इन that is the difference in magnetic field here and here, into V is 8 centimeter per second, it is 8 into 10 to the power minus 2। यहां सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है इसलिए उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी मीटर में, लेकिन V जो है वह 8 सेंटीमीटर है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 8 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ रॉड की दोनों साइड्स की लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यह E2 जो है मोशनल ईएमएफ के कारण होगा, और यह डिफरेंस B2 माइनस B1 है, यह सब जगह सेम होगा, चाहे फील्ड कुछ भी हो। जो फील्ड का स्पेस के साथ ग्रेडियंट है वह सभी जगह सेम है, इसलिए आपका लूप यहां हो, यहां हो, यहां हो, B2 माइनस B1 इज ऑलवेज 12 इंटू 10 पावर माइनस 3। दैट मीन E2 जो होगा ईएमएफ ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेस है, वह हमेशा आपको सेम मिलेगा, क्योंकि B2 माइनस B1 इज ऑलवेज सेम। सिंप्लीफाइंग दिस विल बी 12 इंटू 12, दैट इज 144 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो यह हो जाएगा 144 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सिंप्लीफाई करें तो यह होगा 11.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट। या भी वोल्ट लिखे या वेबर पर सेकंड लिखे, एक ही बात है।
तो यह सिंपल सी बात हो गई आपकी कि आपको अल्टीमेटली E1 और E2 को सम अप करना है। और सम अप क्यों करना है? क्योंकि दोनों रीजन, अगर लूप का राइट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करने से आप देखें तो अंदर फ्लक्स कम हो रहा है और भी फ्लक्स कम हो रहा है, तो दोनों रीजन से दोनों फैक्टर्स फ्लक्स को कम कर रहे हैं, इसलिए ईएमएफ जो होंगे दोनों फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और दोनों ईएमएफ को हम ऐड अप कर देंगे। E1 प्लस E2 जो होगा वो इन दोनों का समेशन होगा। तो 1.44 और 11.52 सम अप होगा तो यह होगा 12.96 10⁻⁻5 वोल्ट। और यदि आपको करंट फाइंड करना है तो करंट तो बड़ा आसान है। करंट फाइंड करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा 4.5 मिली ओम से। तो यह हो जाएगा 12.96 डिवाइड बाय 4.50, दैट इज 2.88 into 10 to the power minus 5 divided by 10 to the power minus 3, that is 10 to the power minus 2. So this is the answers of voltage and current. तो इस बात को ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने यह तरीका कि काफी जगह यूजफुल है यह मेथड। तो आइए आगे देखते हैं हम। 6.13 It is desired to measure the magnitude of field between the poles of a powerful loudspeaker magnet. Powerful loudspeaker magnets है, उनके between magnetic field measure करने की मेथड है यह। A small flat search coil of area 2 centimeter square with 25 closely wound turns is positioned normal to the field direction. फील्ड में आपने एक सर्च कॉइल को प्लेस कर दिया है। सर्च कॉइल इज स्मॉल कॉइल और यहां सर्च कॉइल है। एंड देन क्विकली स्नैच आउट ऑफ द फील्ड। नॉर्मली आपने रखा उसको और बाहर निकाल लिया इमीडिएटली, तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी वह पहले फ्लक्स लिंक था और बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल वन कैन गिव इट ए क्विक 90 डिग्री टर्न टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू फील्ड डायरेक्शन। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे 90 डिग्री टर्न दे दें, क्विक 90 डिग्री टर्न दें ताकि फ्लक्स उसमें फिर से जीरो हो जाए। तो फ्लक्स जीरो करना अल्टीमेटली, पहले तो उससे नॉर्मली प्लेस कर दिया फील्ड के और अब उसे या तो स्नैच कर दिया, बाहर निकाल दिया, या फिर उसे 90 डिग्री टर्न दिया। द टोटल चार्ज फ्लो इन द कॉइल मेजर्ड बाय अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू कॉइल इज 7.5 मिली कूलम। कॉइल से चार्ज फ्लो होगा और उसे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सकता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज मेजर करने के काम में आएगा। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर इज 0.5 ओम। एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। यह क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड है। चार्ज फ्लो जो होता है हमने देखा है थ्योरी में, इट इज चेंज इन फ्लक्स। डी फाई लिख सकते हैं आप, डेल्टा फाई ही लिख सकते हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। तो चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इज फ्लक्स चेंज विद द सर्किट डिवाइड बाय होल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो चार्ज फ्लो इज गिवन, ऑलरेडी गिवन 7.5 10 to the power minus 3 coulomb. Resistance is also given, that is 0.50 ohm, and delta phi is B into area. And what is area? d phi is basically NBA minus 0. मैं केवल चेंज लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसे चेंज का मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने 0 माइनस NBA नहीं किया। NBA is the total flux link with the coil that is perpendicular to the field. तो केवल मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए मैंने उसे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं किया है। आपका Q into R that will be n number of turns, that is 25. B that we have to find, area that is 2 centimeter square, that is 2 into 10 to the power minus 4. So B we can calculate here, 7.5 10 to the power minus 3 into 0.5 divided by 2 into 25 into 10 to the power minus 4. This is 0.5. 7.5 और 25, तो यह 25 को अगर आप 2.5 लिखें तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 3,
10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 cancel हो जाएगा. 7.5 upon 2.5 that is 3. 3 into 0.5 that is 1.5. 1.5 upon 2 that is 3 by 4. That is 0.75 Tesla. That is very big magnetic field basically. This is good magnetic field 0.75 Tesla. तो सिंपल है, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां पर, इस बात को ध्यान रखना चाहिए. तो आगे देखते हैं. फ्लक्स की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, NBA होती है. N नंबर ऑफ टर्न्स, B इज द फील्ड एंड एरिया इज द A. एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यह बात आप ध्यान रखिए. अगर एंगल 90 नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा. NAB cos थीटा होता है एक्चुअली फ्लक्स. तो थ्योरी में हमने फॉर्मूले सारे अगर पढ़ रखे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए. 6.14 figure shows a metal rod PQ resting on a smooth rails. This is PQ, metal rod resting on fixed smooth rails AB. These are A and B, these are the rails. Rails means straight support that on which a metal rod can move, and position between the poles of a permanent magnet. Permanent magnet उनके पोल्स के बीच में है. N पोल, साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका फ्लक्स लाइंस है, फील्ड लाइंस है. The rails, the rod and magnetic field are in 3 mutual perpendicular direction. Rails, field and rod, all 3 are mutually perpendicular. The galvanometer G connects the rails through a switch K. This is galvanometer, this is switch K. Length of rod is 15 centimeter, B is 0.5 Tesla. Resistance of the closed loop containing the rod is equal to 9.0 milli ohm. Assume the field to be uniform. Suppose K is open and rod is moved with a speed of 12 centimeter per second in the direction shown. Rod is moving in this direction. Give the polarity and magnitude of the induced EMF. Induced EMF simply BVL होगा, that is the motional EMF. साइड सभी एक दूसरे के नॉर्मल है, यह इसके नॉर्मल है, फील्ड के भी नॉर्मल है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ होगा. जहां साइन 90 ऑलरेडी 1 है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारा है BVL. B is 0.5, V is 12 centimeter per second, 12 into 10 to the power minus 2, and L is 15 centimeter, 15 into 10 to the power minus 2. Solving this, we'll get the value of EMF. That will be 9.0 millivolt. That is very simple. 0.5 into 12, that is 6. 6 into 15, that is 90. 10 to the power minus 4 is there, so it is 9.0 millivolt. And the polarity. Polarity अगर आपको देखना है तो आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना होगा. राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग पोलैरिटी यहां पॉजिटिव होगी, यहां नेगेटिव होगी. आगे देखते हैं हम. इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ड अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड्स व्हेन K इज ओपन. इफ K इज ओपन देयर इज नो करंट. और अगर करंट नहीं है तो यहां पर एक्सेस चार्ज जरूर होता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और यही चार्ज रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. व्हाट इफ K इज क्लोज्ड. तो वहां पर एक्सेस चार्ज तो है, यस एक्सेस चार्ज इज देयर, और K अगर क्लोज कर देंगे तो भी एक्सेस चार्ज रहेगा, क्योंकि आपने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, लेकिन करंट जो होगा वह लगातार इस चार्ज को मेंटेन रखेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन Q टू P होगी. इस बात का ध्यान रखना. और करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो P हमेशा लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करेगा. इवन when K open and rod moving uniformly, there is no net force on the electrons in the rod PQ, even though they do experience magnetic force due to the motion of the rod. इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स तो लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स तो लगता है, लेकिन नेट फोर्स जरूर जीरो होता है. नो नेट फोर्स ऑब्वियसली इज ट्रू. नो नेट फोर्स का मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो है. तो नेट फोर्स तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता है वो आप देख सकते हैं Q की डायरेक्शन में होगा,
तो Q की तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो P पर पॉजिटिव, Q पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके कारण एक फील्ड भी होगी, और वह जो फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट बैलेंस करेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण फोर्स होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उसे बैलेंस करेंगे। तो यहां हम आसानी से देख सकते हैं, फील्ड की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और चार्ज भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर डाटा गिवन हो तो दिस इज ट्रू, नो प्रॉब्लम। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट फॉर्मूला दैट फोर्स QVB will be equal to Q into electric field that is developed due to charge difference. What is the retarding force on the rod when K is closed? When K is closed, it is a rod with a current. It is a rod with a current because current when flowing start, a rod moving in magnetic field will experience a force F that is BIL. So what is B? B is 0.5 Tesla. What is current? Current is EMF upon resistance. EMF is 9.0 milli divided by resistance. Resistance is 0 milli, that is 10 to the power minus 3 ohms. So this is current into length. Length of the rod is 15 centimeter, that is 15 10 to the power minus 2. So this is the force. This will cancel out. 15 into 0.5, that is 7.5 into 10 to the power minus 2. 7.5 into 10 to the power minus 2. 7.5 into 10 to the power minus 2 Newton is the force, and that will be a retarding force obviously, क्योंकि रॉड की मोशन का अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से होगा कि उसमें जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्ट होगा, वह रॉड की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि उसी मोशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है वह, और उसी का अपोज करता है। तो यह तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं E, D is over E. How much power is required by an external agent to keep the rod moving at the same speed when K is closed? पावर, रॉड पर जितना रिटार्डिंग फोर्स है उसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए हमें। रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ होगा, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें इतना ही फोर्स चाहिए। तो इतना फोर्स रॉड को 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मूव कराता है तो यही हमारी पावर हो जाएगी रिक्वायर्ड, दैट इज 7.5 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू V is 12 10 to the power minus 2, दैट इज पावर। और यह पावर आपका कितना होगा? यह पावर होगा 9.0 10 to the power minus 3 watt. It is interesting. 12 into 7, 90 into 10 to the power minus 4, that is 9.0 10 to the power minus 3 watt. This is the required power. How much power is required when K is open? When K is open, power required is 0. If these are smooth, already given है, smooth rails है, तो फ्रिक्शन नहीं है, करंट के ओपन होगा, करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो रिटार्डिंग फोर्स BIL भी नहीं होगा, तो रॉड अपने आप मूव होता रहेगा, इसलिए पावर रिक्वायर्ड 0 होगा ऑब्वियसली। हाउ मच पावर इज डिसिपेट एज हीट in the closed circuit? What is the source of this power? सोर्स ऑफ पावर तो हम देख ही चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल एजेंसी जो इसे मूव कराएगा अंडर द F एक्सटर्नल, वही एक्सटर्नल एजेंसी हमें रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ सोर्स ऑफ पावर। और जो हीट डिसिपेट होगा वह उतना ही होगा जो एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड कर रहा है। और आप चाहें तो हीट डिसिपेट I स्क्वायर R से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I हमने देखा था यहाँ, दिस इज V, दिस इज बाय डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज आल्सो 9 मिली ओम, और इंड्यूस EMF भी 9 मिली वोल्ट है, तो करंट हो जाएगा 1 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस 9.0 10 to the power minus 3, that is obviously 9 milli ohm. This is current I square R. This is the same, that is the power already found to keep the rod moving. This is the loss as in the heat energy dissipated in form of heat.
या इक्वल होगा ऑब्वियसली, इसे चेक कर लीजिए आप, यहां था वह भी इतना ही है. व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF in the moving rod if magnetic field is parallel to the rails instead of being normal? अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है तो फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेगा. आप देख सकते हैं फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होगी, रेल्स के पैरेलल अगर होगी तो रॉड उन चल जाएगा विदाउट कटिंग एनी फ्लक्स लाइन. फ्लक्स लाइंस को आप लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह समझिए और उन थ्रेड्स के बीच में से आपका रॉड मूव करते हुए चला जाएगा. इट विल नॉट कट एनी flux line. So obviously 0 is the answer. 0 volt. 0 volt is the answer. No EMF will be generated. So this is the answer. 6.15. An air core solenoid with length 30 centimeter, area of cross section 25 centimeter square, and number of turns 500. 500 is the total number of turns. Length of the solenoid is 0.3 meter. Cross sectional area of the solenoid is 25 into 10 to the power minus 4 meter square. Carries a current of 2.5 ampere. Solenoid का current है 2.5 ampere. This is air cooled solenoid having this data. The current is suddenly switched off in a brief time of 10 to the power minus 3 second. Current is switched off in 10 to the power minus 3 second. How much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit? सर्किट में जो भी करंट था वो था, लेकिन जब आपने स्विच ब्रेक कर दिया तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो EMF जनरेट होगा, बैक EMF जनरेट होगा, वह स्विच के अक्रॉस आपको अपीयर होगा. ऑब्वियसली सर्किट में वही एक पॉइंट है जहां पर आपने स्विच को ब्रेक कर दिया है, तो आप दो पॉइंट्स के बीच EMF देख सकते हैं. तो करंट सोर्स से कोई मतलब नहीं, जो करंट था वह आपने क्लोज सर्किट को ओपन कर दिया और यहां पर जो EMF जनरेट होगा वो यहां होगा. दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑब्वियसली. इग्नोर द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनाइड. तो हमें फाइंड करना होगा कितना EMF जनरेट हुआ है, और EMF जनरेट के लिए आपको फाइंड करना होगा, EMF होता है माइनस d∅dt. That is change in flux with respect to time. Time you have 10 to the power minus 3. In change in flux मैं आपको बताता हूं कितना है. फाइनल फ्लक्स 0 है, इनिशियल फ्लक्स है NBA है. N number of turns, that is 500. B, that is magnetic field inside the solenoid, that is due to its own mu naught Ni formula. And यह मैग्नेटिक फील्ड जो था इनसाइड द सोलोनाइड था, उसके खुद के करंट के करंट था, उसका खुद का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द सोलोनाइड. दिस वाज द फ्लक्स ऑलरेडी इन द सोलोनाइड, और यह फ्लक्स हो जाता है 0. दैट इज 0 माइनस NBA. दिस इज द फाइनल इनिशियल फ्लक्स, दिस इज द फाइनल फ्लक्स. यह नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 500 म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई, and number of turns per unit length, that is 500 by length. Length is 0.3. म्यू नॉट के लिए 10 to the power minus 7 भी लेना होगा, तो 4 by 10 to the power 7 हो जाएगा आपका म्यू नॉट, and 500 by 0.3, that is number of turns per unit length. Current, that is 2.5 ampere, and area of cross section, that is 25 centimeter square, that is 25 into 10 to the power minus 4. Solving this, we will get the EMF, that will be 6.5 something, that will be 6.5 volt. No problem at all. This is the answer. So it is very easy to find if you know the formulas and all the concept. तो आइए आगे देखते हैं हम. 6.16 A. This is a wonderful question. Let us see this question. Obtain an expression for mutual inductance between a long straight wire and a square loop. There is a square loop and a long straight wire of side A. Square loop has a side A as shown in figure. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो हम थ्योरी में देख चुके हैं, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है सेकेंडरी में, और वह फ्लक्स जो होगा वह
म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट इन द प्राइमरी होगा। तो यहां सेकेंडरी हम इस लूप को लेंगे और प्राइमरी सर्किट जो होगा, प्राइमरी कॉइल नहीं है, यहां पर एक सिंपल स्ट्रेट वायर है, लेकिन उसके करंट भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और वह इससे लिंक हो जाएगी। इसमें करंट को हम I1 लेंगे। दिस इज सपोज I1, this I1 is this current in this primary and flux leakage with secondary फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रेट वायर के करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 लेंगे यहां पर डिवाइड बाय R, और R जो है वायर से डिस्टेंस है, और हम जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं स्क्वायर के हर एक पॉइंट पर फील्ड डिफरेंट होगी। अगर वह पॉइंट हम x डायरेक्शन में लेते हैं तो फील्ड डिफरेंट होगी। इसलिए इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक सिंपल सी स्ट्रिप लेना होगी, सिंगल स्ट्रिप लेना होगी। इस सिंगल स्ट्रिप की विड्थ को हम सपोज dr लेते हैं। दिस इज डिफरेंशियल स्ट्रिप जिसकी विड्थ हम ले रहे हैं dr, और वायर से डिस्टेंस लेंगे r। तो इस मैग्नेटिक फील्ड वह यह है, और इस स्ट्रिप से लिंक फ्लक्स जो होगा वह होगा d phi। दिस इज डिफरेंशियल फाई, नॉट द डिफरेंस। यह कोई डिफरेंस नहीं है फ्लक्स का, यह डिफरेंशियल फ्लक्स है, बहुत छोटा सा फ्लक्स है जो इस स्ट्रिप से लिंक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यह होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 अपॉन R। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर at the point on the strip. This is R is variable here, X is constant, initially R is variable here, और area flux is what? Flux is NBA, number of turns तो 1 है, और B हमने लिख लिया है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप होगा dr, विड्थ है और हाइट उसका A है, तो A dr इज द एरिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन phi विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? R की लिमिट x से लेकर यहां तक होगी, दैट इज x प्लस a। तो x टू x प्लस a इंटीग्रेशन करना होगा इसका हमें, और इस इंटीग्रेशन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 बाय R a dr होगा। तो इससे हमें मिल जाएगा फ्लक्स दैट इज लिंक विद द सेकेंडरी, क्योंकि जो फ्लक्स हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरा इस से लिंक है, और यह फ्लक्स होगा सेकेंडरी से लिंक, जो कि ऑब्वियसली I1 के कारण है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। I1 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट टेकन आउट, A इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन R का, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस टू द ER फ्रॉम x टू x प्लस a। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? लॉग का इंटीग्रेशन हमने देख लिया, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन हमने देख लिया लॉग x, और अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस इज phi 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई a I1, और लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट। तो इस बात को ध्यान रखें, लॉग ऑफ a प्लस एक्स माइनस लॉग x हो जाएगा, ये बेस टू द e है, इसे हम लिख सकते हैं लॉग m बाय n, दैट इज a प्लस एक्स अपॉन x। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस टू द e, जिसे ln लिखा जाता है, a प्लस एक्स अपॉन x। दिस इज phi 2 को होना चाहिए m इंटू I1, m12 लिखा जा सकता है इसे, और m I1 क्या आसानी से देख सकते हैं m की वैल्यू क्या होगी। जो m की वैल्यू होगी वह हम यहां लिखते हैं, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट a, I1 इज कैंसिल्ड आउट, लॉग बेस टू द e को ln लिखेंगे हम, और x अपॉन एक्स को 1 लिख सकते हैं और a बाय x लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, और काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये।
म्यूचुअल इंडक्टेंस की। आप दूसरे तरीके से अगर करने की कोशिश करेंगे तो वहां आपको यह भी कर सकते हैं, phi1 जो होगा M1I2 होगा, लेकिन यहां अगर आपने करंट एज्यूम भी कर लिया I2 तो आप इससे लिंक फ्लक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट किस में एज्यूम करना है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट एंड लूप इज मूव टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v is equal to 10 मीटर पर सेकंड। v is 10 मीटर पर सेकंड, current is 50 ampere. Calculate the induced EMF in the loop at the instant when x is 0.2, when x is 0.2 meter and a is 0.1 meter, a is 0.1 meter, and assume that loop has large resistance. Loop has large resistance, इसका यह मतलब हुआ कि लूप में करंट फ्लो नहीं होगा, तो अच्छी बात है, करंट फ्लो नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वह करंट फिर ऐसा फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा जो उसका अपोज कर सके। तो यह बात खैर इतनी जरूरी नहीं है, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए यहां पर। और यहां देखिए फ्लक्स जो होगा, राइट हैंड थंब रूल से देखिए, इस साइड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इनटू द प्लेन होगी, एवरीवेयर इनटू द प्लेन। मैं थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म टाइप बना रहा हूं तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फ्लक्स इनटू द प्लेन होगी। और यहां यह साइड जो है यह फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है और फ्लक्स कट करेगी, यह साइड फ्लक्स कट करेगी, लेकिन यह दोनों साइड फ्लक्स कट नहीं करेगी। तो इनमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो E1 होगा और E2 होगा। अगर आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, यहां इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होना चाहिए नीचे से ऊपर, लेकिन करंट फ्लो होगा लेकिन बहुत कम होगा क्योंकि लार्ज रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल होगा। और दूसरी बात, E1 E2 के मैग्नीट्यूड अलग होंगे क्योंकि यहां और यहां फील्ड में डिफरेंस है। तो हमें फाइंड करना है नेट ईएमएफ, दैट विल बी सिंपली E2 माइनस E1। E2 E1 की वैल्यूज क्या होगी? E2 जो होगा B2 VL होगा और E1 जो होगा VL होगा, दैट इज द मोशनल ईएमएफ। साफ दिखाई दे रहा है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, V और साइड की लेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए सीधे BVL वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां हो जाएगा B2 माइनस B1 इंटू VL, और B2 माइनस B1 के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो देखते हैं V क्या है, 10 है, L क्या है, साइड का लेंथ है, साइड का लेंथ इज गिवन 0.1। B2 माइनस B1 में यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, इंटू 2I दैट इज 50 वो भी कॉमन ले लेंगे, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा आप देखिए, साथ में मल्टीप्लीकेशन में यह फैक्टर होगा दैट इज 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो देखिए 10 इंटू 0.1 दैट इज 1, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 100 दैट इज 5। नाउ 1 upon R2 that is X that is 0.2 given in the question minus 1 upon 0.3. Solving this 0.3 minus 0.2 that is 0.1 upon 0.6, this is 0.1 upon 0.06 in fact into 10 to the power minus 5. इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1.66 that is up to 2 significant digit, it is 1.7 into 10 to the power minus 5 वोल्ट होगा। क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे, तो नेट ईएमएफ प्रोड्यूस जो होगा इस तरह से निकालेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं एक जगह यह तरीका, तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं हम आगे। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अ लाइन चार्ज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ lodged uniformly onto the rim of a wheel of mass m and radius r. This is a wheel of mass m, radius r. Uniformly there is a charge distribution with a charge density lambda per unit length is there onto the wheel, and the wheel has light non-conducting spokes. These are light non-conducting spokes,
नॉन कंडक्टिंग भी है और उनका मास भी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो लाइट है, हल्के हैं। एंड इज फ्री टू रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट इट्स एक्सिस, फ्रिक्शनलेस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है ये व्हील। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स ओवर अ सर्कुलर रीजन विद इन द रिम, एक सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज गिवन बाय B इज माइनस B नॉट इंटू K, K कैप फैक्टर एंड माइनस K कैप मतलब K कैप की निगेटिव डायरेक्शन में फील्ड है B नॉट when R is less or equal to A and where A is less than R। इस बात को ध्यान से देखिए, A is a radius that is less than R, तो A जो है वह इतना है, this is A basically and this is R radius, तो A is less than R और R less than or equal to A, that means इस रीजन के अंदर जहां पर रेडियल वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल टू A है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है माइनस B नॉट इंटू K कैप। तो यहां B नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, अल्टीमेटली आप देखिए इनटू द प्लेन है और इनटू द प्लेन हम माइनस K कैप फैक्टर ले रहे हैं, तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा प्लस K कैप फैक्टर, जीरो अदरवाइज, मतलब यहां फील्ड जीरो है, एवरीवेयर फील्ड इज जीरो, फील्ड इज ओनली इन दिस सर्कल, so there is no problem। what is the angular velocity of the wheel after the field is suddenly switched off, यह फील्ड है और इस फील्ड को सडनली स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा। स्विच ऑफ करते हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी जो सर्कुलर होगी, यह हम जानते हैं सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। तो सबसे पहले ईएमएफ की बात करता हूं, केवल मैग्नीट्यूड में लेना चाहता हूं, डायरेक्शन की बाद में बात करूंगा। और ईएमएफ होगा फ्लक्स चेंज डिवाइड बाय टाइम, माइनस प्लस मैं नहीं लिख रहा हूं, और फ्लक्स चेंज जो है वो ऑब्वियसली निगेटिव है क्योंकि फाइनल फ्लक्स जीरो है, इनिशियल फ्लक्स इस जोन में कन्फाइन है और वह है बी नॉट ए स्क्वायर। तो फ्लक्स वन जिसे इनिशियल बी नॉट पाई ए स्क्वायर होगा। इनफैक्ट दिस इज द एरिया ऑफ दिस जोन इनटू बी नॉट, दिस इज द फ्लक्स लिंक, माइनस भी लिख लेते हैं, तो डी फाई हो जाएगा इसका नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर फ्लक्स चेंज। सपोज इट हैपन्स इन डी टी टाइम, इट हैपन्स इन डी टी टाइम, और ईएमएफ डिवाइड बाय circumference, that is 2 pi capital R, EMF divided by circumference, that is 2 pi capital R, is the electric field, that is along the circumference। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की करंट अगर यहां पर लॉज किया हुआ है, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये चार्ज इसमें कंडक्शन नहीं हो सकता, तो चार्ज तो फिक्स है, इन चार्जेस पर फोर्स एक्ट होगा और वो फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ईएमएफ दैट इज बी नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर ऑल्सो डी टी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑन द सर्कमफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इज द फोर्स, and what is charge, charge is q, and what is charge, charge q को आप लिख सकते हैं 2 pi r इंटू लैम्बडा। टोटल चार्ज जो सर्कमफरेंस पे है 2 pi r इंटू लैम्बडा है, तो जो भी फोर्स होगा जहां जहां भी होगा सभी चार्जेस पर टेंजेंशियल होगा, तो अल्टीमेटली आपको एक टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा। तो चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 pi r लैम्बडा, दिस इज द फोर्स बेसिकली। मैं इसे एफ टी लिखूंगा, एफ टेंजेंशियल लिखना चाहता हूं। और एफ टेंजेंशियल में यदि आप रेडियस फोर्स में, तो यह हो जाएगा एंगुलर इंपल्स, और एंगुलर इंपल्स होता है आई ओमेगा। तो आई ओमेगा क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली एफ इंटू आर डी टी। एफ यह रहा आपका
बी नॉट पाई ए स्क्वायर 2 पाई आर लैम्बडा, डिनोमिनेटर में डी टी 2 पाई आर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम आर और डी टी, तो यह हो जाएगा आई ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर लैम्बडा इंटू आर डिवाइड बाय आई। आई इज ओमेगा एम, आई इज बेसिकली एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो आई इज एम आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, एम इज द मास। तो एम करेंगे तो क्या होगा, बी नॉट पाई ए स्क्वायर लैम्बडा आर अपॉन एम आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो बी नॉट पाई ए स्क्वायर लैम्बडा, आर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एम आर होगा। अब हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज अ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फील्ड इनटू द प्लेन है और उसे आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट जो जनरेट होगा वह किस डायरेक्शन में होगा। करंट ऐसा जनरेट होगा कि यहां भी इनटू द प्लेन फ्लक्स बना रहे, तो उसके लिए इनटू द प्लेन फ्लक्स को यदि आप देखें तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, साउथ, क्योंकि साउथ पोल में फ्लक्स इंटर करता है, तो करंट जो होगा यहां पर क्लॉकवाइज होगा। करंट देख सकते हैं, करंट तो यहां पर क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहां करंट नहीं मूव होगा, पूरा व्हील ही मूव हो जाएगा, जिससे चार्ज मूव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ करंट बिकॉज चार्ज इज, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हील। और इस मोशन को आप क्या कहेंगे, यह मोशन अगर ऐसा मोशन है आपका व्हील का तो नेगेटिव माना जाता है, और यहां पर आपने इनटू द प्लेन देखेंगे, इस तरह अगर आपका स्क्रू मूव होता है तो इनटू द प्लेन होगा, और इनटू द प्लेन मतलब माइनस के वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड ऑलरेडी इनटू द प्लेन था, मतलब वो माइनस के वेक्टर हमने इनटू द प्लेन लिया था। और ऐसा अगर व्हील रोटेट होता है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा इनटू द प्लेन होगा, तो वह भी माइनस के वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस के कैप होगा यहां पर। सो दिस इज द आंसर। डायरेक्शन फाइंड करना बहुत जरूरी है। इनटू द फील्ड को मेंटेन करने के लिए क्लॉकवाइज करंट होगा, देख सकते हैं आप, यह साउथ पोल में इनटू द प्लेन फ्लक्स होता है और नॉर्थ पोल से आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स होता है, तो यह करंट होगा क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन फाइंड है जो बड़े आसान है। तो आइए आगे देखते हैं हम। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।